जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए और एपीएस इसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा जो है यूपी पुलिस जो है एसआई और कांस्टेबल इसका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्लास एनसीईआरटी की है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसका नोट्स बनाते चलिए। और पिछली वीडियो मैंने एनसीईआरटी की अपलोड करी थी, उसको नहीं देखा है तो देखिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एनसीईआरटी में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो मतलब आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, और अगर पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी बुक समझ में आएगी अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो। और हमारा ये नीचे टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये जो पीडीएफ होगी, है ना, जो भी हम लोग पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, टाइप करिए डेसिमल 004, इतना टाइप करिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो है सीटेट की भी तैयारी कराई जाती है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल, मतलब जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंपॉर्टेंट, उसकी आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी या भी हमारे वीडियो को देख कर आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही फ़र्क दिखाई देगा। मतलब आप वन लाइनर पढ़ते हो या फिर इस तरह के जो एनसीईआरटी का जो होता है ना, समरी वगैरह बुक होती हैं, उनको पढ़ते हैं, ये एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, ये बीच से मैंने रैंडम उठाया है, एक दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 है ये। देखिए, इसमें कुछ पहले कहानी दी होती है। अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ी सी कहानी थोड़ा दी होती है एनसीईआरटी में समझाने के लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। भारत क्या है? विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप एक तरह से कि आपका दूसरा क्षेत्र है। दक्षिण भारत में कोई रहता है तो वो दूसरे क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो दूसरे भूभाग से आ रहा है। यदि आप मैदानी क्षेत्र से हैं, जैसे आप अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आप मैदानी क्षेत्र से हैं, तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। हर प्रकार की भू आकृति, मतलब इंडिया एक ऐसा देश है वहाँ पर हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, पर्वत मिल जाएंगे हमारे देश में, मैदान मिल जाएंगे, मरुस्थल मिल जाएंगे, पठार और द्वीप समूह। इस तरह की जो भू भाग हैं, मतलब भू आकृतियाँ हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। आगे देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ठीक है, बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को। कैसी विभिन्नताओं को? भौतिक विभिन्नताओं को। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो भूगर्भीय तौर पर जो प्रायद्वीप पठार है ना, मतलब इंडिया का आप जैसे मैप देखोगे ना, तो ये वाला जो एरिया है नीचे, जो तीन कोने वाला एरिया है, ठीक है, तिकोना एरिया है, ये ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है? प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है, बहुत ही पुराना है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। क्या है? बहुत ही स्टेबल भाग है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। कुछ भूकंप आए जिन्होंने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही, मतलब ऐसे नहीं कि कल परसों में बनी है। ठीक है, 100-200 साल में नहीं, ये हज़ारों साल पहले बनी है। ठीक है, तो हज़ारों साल पृथ्वी के निर्माण में अगर देखा जाए, हज़ारों साल तो बहुत कम है। तो इसलिए ये माना जाता है कि बहुत ही जल्दी की सलाह करती हैं, बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की बनने की तुलना में। और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत
एक अस्थिर भाग है, मतलब हिमालय लगातार बढ़ रहा है। जो हिमालय पर्वत है ना, अस्थिर का मतलब वो कहीं खिसक नहीं रहा, वो ऊपर बढ़ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊँगा, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को, कैसी स्थलाकृति को, युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। मतलब कि हिमालय एक युवा पर्वत है। ठीक है, युवा पर्वत जिसमें ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, ऊंचे शिखर मिल जाएंगे, गहरी घाटी मिल जाएंगी, तेज बहने वाली नदियाँ। मतलब कि ये सब क्या है, एक विशेषता है हिमालय की। यहाँ पर ऊंचे शिखर मिलेंगे, गहरी घाटी मिलेंगी, और जो नदियाँ आपको दिखेंगी वो बहुत तेज बहने वाली होंगी। वो उनके पानी की स्पीड, बहने की जो स्पीड होगी वो तेज होगी। ठीक है, अब देखिए मैं ये यहाँ तक समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस मैप को देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है। इसको आप एज इट इज स्क्रीन ले लीजिए या फिर बना लीजिए। कॉपी में बना लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। कैसे निक्षेप से? मैंने अभी मिट्टी पढ़ाई थी, इस क्लास से पहले मैंने सॉइल पढ़ाई थी। ठीक है, सॉइल पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी है वाली वीडियो तो उसको ज़रूर देखिए, वो आपको जो है बहुत ही हेल्प होगी। और सॉइल मतलब सॉइल का पूरा अगर जो है मतलब वो जो क्वेश्चन है वहाँ से हो जाएंगे। तो मैंने दो ही प्रकार की मिट्टी पढ़ाई है। ठीक है, अभी मैंने उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये वीडियो आज मैंने डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं कल फिर उसको कंप्लीट करूँगा। सॉइल अभी पूरी नहीं हुई है हमारी। ठीक है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं कि उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेप से बना है, ये नोट कर लो। ठीक है, और प्रायद्वीप पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से, कम ऊंची पहाड़ियों से और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। कौन? प्रायद्वीप पठार, मतलब ये तीन कोने वाला पार्ट, जैसे इंडिया का ये तीन कोने वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट। आगे देखिए, अब हम लोग जो ऊपर मैप ना इसको समझ लेते हैं। मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैप ये बना लीजिए। मतलब हिमालय पर्वत का ये जो चीज़ है ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो आप कश्मीर के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगी पामीर ग्रंथि, ये है। ठीक है, ये मिलेगी आपको पामीर ग्रंथि। ठीक है, फिर ये वाली श्रेणी है कुनलून श्रेणी। ठीक है, इसको कुनलून श्रेणी बोलते हैं। और इधर वाला जो है ये हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एज इट इज़ बना लीजिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे पामीर की गांठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक फिर कुनलून श्रेणी है, फिर ये हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे ऊपर क्या, नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिलेगी काराकोरम। मैं पेन बदल ले रहा हूँ, पेन बदल लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, पेन को मैं बदल लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये है काराकोरम। ठीक है, ये देखिए ये है काराकोरम। ठीक है, फिर ये है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये है जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी यहाँ से यहाँ तक आई है। ठीक है, फिर आपको दिखेगी ये मेन हिमालय जिसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आपको यहाँ दिखेगी शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आप एज इट इज़ बना लीजिए। ये है सुलेमान श्रेणी, ये सुलेमान श्रेणी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं पर्वत, जैसे ये K2 है। ठीक है, ये K2 है, ये K2 है। ठीक है, और ये नंगा पर्वत है, इसको लोकेट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर ये अशील दर्रा यहाँ पे दिखाया गया, अशील दर्रा, ये काराकोरम दर्रा। ठीक, इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए। और ये है बारालाचाला, बारालाचाला, ये है शिप किला, ये है शिप किला। ठीक है, और ये है जोजिला दर्रा, ये सारे दर्रे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। यहाँ से एक बार देख लीजिए फिर से, ये सबसे ऊपर आप काराकोरम, फिर ठीक है लद्दाख, जास्कर, ये मेन हिमालय मतलब महान हिमालय जिसको बोलते हैं, महान हिमालय। ठीक है, फिर शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है कोई भी जो है मतलब क्वेश्चन आएगा तो वो आप अरेंज कर पाएंगे। अगर उत्तर से दक्षिण कहीं अरेंज करने को होगा या दक्षिण से उत्तर अरेंज करने को होगा, पूछा जाए कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो काराकोरम पहले पड़ेगा या लद्दाख पहले पड़ेगा, तो आप बताने में सक्षम होंगे कि कौन पहले पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
और जैसे ये कंचनजंगा, ये पर्वत, ये जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, जितने ट्रायंगल होंगे ये एक तरह से किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं पर्वत को, ठीक है, पर्वत को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए कंचनजंगा लिखा हुआ है, ये कंचनजंगा, ये ठीक है। पेन अगर ना दिख रहा हो तो मैं फिर से बदल दूँ, ये कंचनजंगा, ठीक है। ये है बूमला दर्रा है ये, ठीक है। ये अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा है, ये धौलागिरी है। ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनको आप जो है लोकेट कर लीजिए। अब देखिए फिर ये गारो खासी जयंतिया, ये तो सुना ही होगा, गारो खासी जयंतिया है ना, गारो खासी जयंतिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आएंगे आप तो इधर आपको मिलेगा पटकाई बूम, पटकाई बूम मिलेगा। फिर ये नागा श्रेणी मिलेगी, ठीक है, ये मीजो श्रेणी मिलेगी। तो इस तरह आप ध्यान रखिए कि इधर पटकाई बूम मिलेगा, ठीक है, पटकाई बूम, ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिर नागा श्रेणी, फिर मीजो श्रेणी, तो इसको आप बना लीजिए। बना लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए एक पन्ने बना लीजिए हमेशा के लिए, फिर ये आपका फिक्स हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। टाइम टाइम पे आप उसको देखते रहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे नदियाँ भी दी हुई हैं, नदियों को भी देख लेते हैं। देखिए ये सिंधु नदी इधर आई है, ठीक है, सिंधु नदी आई है, ये झेलम है, ये रावी है, ये सतलज है, ठीक है, ये रावी है, सॉरी सॉरी एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा। देखिए ये है झेलम, ठीक है, रावी, और यहाँ पर ये सतलज नदी है, ठीक है। वैसे हम लोग याद क्या रखते हैं, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना, ऐसे याद करते हैं। लेकिन जितनी एनसीईआरटी में उसी को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और इस तरह का मैप आप गूगल कर लीजिए, जहाँ पे अगर आपको नदियाँ डिटेल में पढ़नी है तो ये वाला मैप जो है ना, नदियों वाला, सिंधु नदी जो है उसको आप गूगल कर लीजिए। तो वहाँ पे झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट दिखाई देंगी, ठीक है। इसमें उतनी अच्छी तरीके से दी नहीं है, यहाँ पे मेन आपको झेलम दिखाई गई है, रावी दिखाई गई है, सतलज दिखाई गई है, ठीक है, और सिंधु नदी में दिखाया है कि ये जाके मिलती हैं, ठीक। फिर यहाँ से दिखाया गया कि ये गंगा नदी है, इधर गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, इधर चंबल नदी आई है, और जैसे घाघरा नदी दिखा दी गई है, गंडक नदी दिखा दी गई है, सोन नदी दिखा दी गई है, कोसी नदी, ये सब जा करके इधर जा करके ये ब्रह्मपुत्रा इधर से आ रही है, और इधर से जो है गंगा नदी आ रही है, यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है। तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। पर्वत श्रेणियाँ और हिमालय पर्वत की डिटेल में ये है चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर ये मानसरोवर झील है इस तरफ, ठीक है, ये मानसरोवर, ये कैलाश श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आपके पास होगा, ठीक है, तो इसको बना लीजिए मतलब। अब आगे देखिए, मुख्य भौगोलिक वितरण किसका है, भारत का भौगोलिक वितरण जो है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे कैसे विभाजित करेंगे, देखो यहाँ पर 6 तरीके से विभाजित किया है। कितने तरीके से, 6 तरीके से। पहला तरीका है कि हम ऊपर वाला जितना हिमालय वाला पार्ट है ना, उसको हम हिमालय पर्वत श्रृंखला बोल देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, उत्तरी मैदान मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें जो ट्रायंगल वाला एरिया है, प्रायद्वीप पठार मिल जाएगा। फिर भारतीय मरुस्थल मिल जाएगा, उधर राजस्थान की तरफ चले जाएंगे। फिर तटीय मैदान मिल जाएंगे, ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट। और फिर द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब जो हमारा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से, ऊपर से शुरू करेंगे फिर नीचे की तरफ जाएंगे, हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय पर्वत के बारे में क्या कह रहे हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे समझो कि हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, कहाँ से लेकर, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं, ठीक है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैसी ऊंची, कैसी ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे शब्द लगा है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और एक अत्यधिक असम अवरोध, असम मतलब विषम जो होता है, असम जो सम का उल्टा होता है, असम अवरोध में से एक है। और 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जैसे आप हिमालय देखोगे ना तो क्या है, ये देखो, जैसे ये अर्धवृत्त का ऐसे, ऐसा अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पश्चिमी एरिया है ना, पश्चिमी एरिया हिमालय का, वो ज़्यादा चौड़ा है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये क्या है, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इधर 400 किलोमीटर है
और यहाँ पर 150 किलोमीटर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में कम चौड़ा है। और पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में इसी श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, ठीक है, सबसे उत्तरी महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सबसे अधिक मतलब बीच में टूटी फूटी नहीं है, कंटिन्यू है। और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जितने भी मुख्य शिखर हैं, जैसे ये देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों का नाम दिया है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल की तरफ पड़ेगा, 8848 मीटर है, ठीक है ना। और कंचनजुंगा भारत में है। देखिए अब यहाँ पे जितनी ये लिखी हुई है ऊंचाई, हम लोग उतनी मान के चलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कहीं और डेटा कुछ पढ़ा है तो वो एनसीईआरटी के काम का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी एक जो है मतलब मानी जाती है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है या एनसीईआरटी में जो लिखा है वो ठीक माना जाएगा। किसी राइटर ने कोई कुछ लिख दिया है तो वो चीज़ें नहीं मानते हैं ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो एनसीईआरटी में वही फिर माना जाएगा। कंचनजंगा भारत में है 8598, और माकुल जो है नेपाल में है 8481, और धौलागिरी नेपाल में है। और देखो ऊंचाई भले ना याद हो लेकिन स्थान जरूर याद होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। इंडिया लगा के नहीं चलेगा ना कि माउंट एवरेस्ट पूछ लें। मान लीजिए आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल का एग्ज़ाम में पूछ ही ले इस तरह की माउंट एवरेस्ट कहाँ है ना, किस तरफ पड़ता है, तो इंडिया मत लगाना वहाँ पे, है ना, इंडिया तो बिल्कुल नहीं लगाना। कभी कोई इससे सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो दिमाग में रटा हुआ कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है तो गलत हो जाएगा। कंचनजंगा भारत में है, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, भारत में। और मकालू जो है नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ दे रहे हैं नंगा पर्वत। ये सारे पर्वतों के स्थान तो मतलब ये तो नहीं याद कर सकते ना, ये तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जो है नाम और कहाँ पर हैं ये तो याद कर सकते हैं कि नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है, और गुरुला मंदाता जो है वो नेपाल में है, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे गुरुला मंदाता कहाँ है, तो अगर आपने नाम नहीं सुना तो आपको लगेगा ये कौन सा पर्वत है ना, तो वो नेपाल में है। नामचा बरुआ सुना होगा ज़्यादातर, भारत में है, अगर नहीं सुना तो ये भारत में है, ठीक है, नामचा बरुआ। और नंदा देवी भी इंपॉर्टेंट है, भारत में है। अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत भी पूछ लेते हैं, भारत में है, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। महान हिमालय के वलय की वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो हिमालय के ये जो महान हिमालय है ना, उसका क्रोड जो है किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। कौन सा, महान हिमालय। महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानी जानते हैं ना, जिनको नहीं पता, हिमानी क्या होती है, मतलब कि एक हिमानी मतलब बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, धीरे धीरे खिसका करती हैं। मतलब जैसे आपने पानी की नदी देखी है, वो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, मतलब धीरे धीरे खिसका करती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर नदियों की तरह बहती हैं, क्योंकि वो स्लिप होती है ना, स्लिप होती है मतलब ऊपर से नीचे सरकती हुई आती हैं। तो वो एकदम नदी की तरह देखने में लगती है कि हाँ कुछ बह रहा है, ऊपर से खिसक रहा है, तो वो हिमानी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ आपको काम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम लिखिए। तो एक बार आप गूगल जरूर कर लीजिए कि महान हिमालय में कौन कौन सी हिमानियाँ पाई जाती हैं, और दर्रे दर्रे ऊपर कुछ दिए हुए हैं, उनको आप बस याद कर लीजिए। इतने दर्रे मतलब कम से कम याद होने चाहिए जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ऊपर दिए गए, छोड़िए ये सब चीज़ें। अब आगे देखिए, आगे देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। किसमें, हिमाद्री के दक्षिण में आएंगे तो सबसे जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय में हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो हिमाचल हिमाचल या हिमालय, निम्न हिमालय के नाम से कौन जानी जाती है, हिमाद्री के दक्षिण वाली श्रृंखला जो है वो बहुत असम है, और वो जो एरिया है उसको हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, अत्यधिक संपीड़ित, संपीड़ित और
परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच है। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, मतलब कि कुछ चीज़ें नोट करने लायक हैं, सब चीज़ें नोट करने लायक नहीं है, ठीक है। जो जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें नोट करने लायक हैं वो नोट कर लीजिए, और जो मैं ज़्यादातर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। सब चीज़ें नोट नहीं करनी, सब चीज़ें नोट करेंगे तो फिर तो जो किताब लिखा है एक किताब एनसीईआरटी, एक किताब आप लिख दोगे, तो सारी चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर, ठीक है, एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को एक बार गूगल कर लीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। महत्वपूर्ण श्रृंखला क्या है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी है। तो एक बार इसको गूगल करिएगा, धौलाधर और महाभारत को, ठीक है। धौलाधर और महाभारत को आप एक बार गूगल कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ, कुल्लू सुना होगा ना, कुल्लू कुल्लू की घाटियाँ हैं, इस स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब देखिए ये चीज़ आप जरूर कर लीजिए, एटलस जरूर होना चाहिए आपके पास, है ना। एटलस जरूर होना चाहिए। वहाँ पे मसूरी ढूंढिएगा, नैनीताल और रानीखेत की चीज़ देखें, उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ वे अवस्थित हैं। तो बताइए कि मसूरी कहाँ मिलेगा आपको, नैनीताल कहाँ मिलेगा आपको, रानीखेत एक जगह है वो कहाँ मिलेगी आपको। तो इन सब चीज़ों को आप जो है गूगल करिए किस राज्य में है। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से उत्तर में इस मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। तो जो आपने शिवालिक वाला एरिया देखा ना, ऊपर जब मैंने मैप समझाया था तो वहाँ शिवालिक दिखाया था। तो शिवालिक वाला एरिया क्या है कि जो नदियाँ हैं ना, वो नदियाँ नदी द्वारा लाई गई जो अवसाद है उससे बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। तो ये क्या है, बजरी से और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब निम्न हिमालय में आएंगे तो वो जो लंबवत घाटियाँ हैं, ठीक है, लंबवत घाटियाँ हैं उनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोलिकट दून और पटली दून, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देहरादून और कोटली दून और पटली दून, पाटली दून, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, हिमालय वाला जो एरिया है, हिमालय वाला जितना टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक देखो, अभी उत्तर से दक्षिण तक अभी देख रहे थे। अब जो है हिमालय को ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हिमालय है तो ये पूरब से पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं बांट के। पश्चिम से पूर्व तरफ बांटेंगे तो क्या होगा, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर ही विभाजित किया जाएगा। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच ये जो हिमालय है ना, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, मतलब मान लीजिए सतलज नदी है और ये सिंधु नदी है, ठीक है। सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए कि इधर ऐसे लाइन खींच लिए सतलज नदी और ये सिंधु नदी, ठीक है। इसके बीच वाला हिमालय जो है वो पंजाब हिमालय होगा। फिर आगे देखिएगा, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो अब ध्यान देखिएगा, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय क्या है, सतलज तथा काली नदी के बीच जितना हिमालय है वो उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी, मतलब काली नदी आप गूगल करिए और फिर तीस्ता नदी, ठीक है, काली नदी गूगल करिए, तीस्ता नदी के बीच का जितना एरिया है, ठीक है, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है, नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी किधर है बताइएगा कमेंट में, काली नदी कहाँ है और तीस्ता नदी कहाँ है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो है वो असम हिमालय है,
ठीक है, असम हिमालय। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय, अगर आपको देखिए, अगर आपको ये चीज़ें करने में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम ढूंढेंगे ये काली नदी कहाँ है, काली नदी कहाँ है, तीस्ता नदी कहाँ है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस चीज़ को जो है समझा दूंगा बहुत कायदे से। मैंने मतलब कि अपने पढ़ने के लिए बना के रखा हुआ है, वो मैं चाहूँगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि किस तरह इस बांटा जाता है इसको, है ना, किस तरह से बांटा जाता है इसको। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, कि कैसे इसको ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण बांटा गया है हिमालय को, या पश्चिम से पूर्वी तरफ कैसे बांटा गया है। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है, स्पष्ट लिखी हुई है वैसे, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको जो है अपने हाथ से मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और उसकी एक वीडियो बना के भी डाल दूंगा, और इसके साथ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि काली नदी, जैसे मान लीजिए काली नदी है, ये तीस्ता नदी, इसके बीच का जो हिमालय है वो क्या होगा, असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, ये अलग चीज़ है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इधर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ऐसे आती है, ऐसे आती है नामचा बरवा छोड़ के, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या है, हिमालय पर्वत की जो है सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। दिहांग माखड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की और तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसाद शैल से बने होते हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैले हैं। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है। ये पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट, इनको एक बार अभी मैंने मैप में भी दिखाया था, ठीक है, आप अब मैप में बना लीजिएगा, ठीक है, ये पहाड़ियाँ बना लीजिएगा, ठीक है। इनको एक बार गूगल करके, ठीक है, गूगल करके आप पटकाई पहाड़ी के बारे में, नागा पहाड़ी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, मतलब एक एक दो दो लाइन, बहुत नहीं कि पूरा पेज भर दिया, एक एक दो दो लाइन इनके बारे में बस इतना लिख लीजिएगा, तो आपका इतना अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मैप एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको मैं खाली ये मैप का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। इसको एक बार फिर देख लीजिए, ये पामीर ग्रंथि है, ये कुंडून है, ये हिंदू कश है, इधर सुलेमान मिल जाएगी, ये काराकोरम लद्दाख, ठीक है, जास्कर मेन हिमालय, मतलब हिमालय, फिर शिवालिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर मेनली दिखाया गया है कि जो इंडिया को 6 भागों में बांटा गया है ना, जैसे एक एक नंबर ये है, एक मिनट, एक नंबर ये दिखाया जा रहा कि यहाँ पे बांटा हुआ है, तो ये एक नंबर है, ये वाला एक नंबर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या बांटा गया है, दूसरे नंबर पे ये मैदानी इलाका बांटा गया है, ठीक है, ये 2 नंबर है, ठीक है, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ये 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है। फिर 3 नंबर ये दक्कन का पठार है, ठीक है, 3 नंबर मतलब तीसरा एरिया। चौथा ये है भारतीय महामरुस्थल, ठीक है। फिर पाँचवा ये है, ये भी पाँचवा, ये भी पाँचवा, ये 5 में दोनों आते हैं। 5 नंबर में 2 चीज़ें हैं इधर, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, फिर से देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये पश्चिमी घाट है, ये, और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। फिर ये छठवें नंबर पे, ये छठवां नंबर है, छठवें नंबर पे 2 चीज़ें आती हैं, लक्षद्वीप आएगा और अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है। तो इस तरह 6 पार्ट में जो है इंडिया को बांटा गया है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इन चीज़ों को स्पष्ट हाथ से, एकदम से हाथ से मैं बना करके मतलब पेन पेपर से बना करके मैं आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर टाइप कीजिए डेसिमल, ये डेसिमल टाइप कीजिए, आगे 004 लगा दीजिए, ठीक है, बस आगे 004 लगा दीजिए, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।